डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदय है और मैं वाराणसी शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक दुकानदार हूँ। मैं कपड़े की दुकान चलाता हूँ और मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। 4 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर मंदिर में जाया करता था। जब हम चारों का काम अच्छा चलने लगा था, मैंने अपने दोस्तों के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। मेरे 3 दोस्त हैं और वो भी कपड़े की दुकान ही चलाते हैं। और यहाँ सब मिलकर जब पूरा बाजार बंद होता है गर्मियों की छुट्टियों में, तब हम घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इस बार भी 2 दिन बचे हुए थे और हम डिसाइड तक नहीं कर पा रहे थे कि हमें जाना है तो कहाँ जाना है। एक दोस्त कह रहा था क्यों ना हम उत्तराखंड में जाएं। एक दोस्त कह रहा था हिमाचल चलते हैं, बहुत समय हो चुका है हिमाचल में घूमे हुए। और मैं उन्हें कह रहा था किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां कोई और जाना पसंद नहीं करता। क्यों ना हम पहाड़ों में हाइकिंग करने की बजाय झारखंड के जंगलों में हाइकिंग करें। घूमेंगे फिरेंगे, कैंपिंग करेंगे, 2 दिन वहां जंगल में बिता कर आएंगे। मेरे दोस्त मान नहीं रहे थे, लेकिन मुझे उन्हें मनाना आता था। मैंने उन्हें वादा किया कि उसके अगले साल हम फॉरेन का ट्रिप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए झारखंड के जंगलों में घूमने के लिए जाना होगा। इस तरह मेरे दोस्त तैयार हो चुके थे और जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई, हम बाइक लेकर झारखंड में पहुंच चुके थे। और वहां पर जो आखिरी गांव था, बाइक लगाने के बाद हमने सामान जुटाना शुरू कर दिया। सामान हमने एक घर में रखा हुआ और सुबह सुबह हमने चलना शुरू करना था। जैसे ही हमने चलना शुरू किया, गांव वाले हमसे पूछ रहे थे आखिर यहां पर हम करने क्या आए हैं, क्योंकि शुरू में हमने उन्हें कहा था कि हम गांव में रहने के लिए आए हैं, हम ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन अब बड़े बड़े बैग भरकर हम जंगल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, वो जानना चाहते थे और गुस्सा भी दिखा रहे थे। और हमने उन्हें कहा आप गुस्सा हमें क्यों दिखा रहे हैं, हमने गांव में कोई गलती थोड़ी ना की है। और तब गांव वालों ने हमें बताया था जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, उसे चक्रवन कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कई बार हमें अपने आप बने हुए कुदरती चक्र नजर आते हैं और जिसे वो चक्र नजर आते हैं उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। ये साधारण जंगल नहीं है, रहस्यमय जंगल है। जिसके बाद संजय हंसने लगा था, विकास को भी हंसी आई थी और मैं उन्हें कह रहा पागलों, गांव वालों के सामने मत हंसो, हम घर में नहीं हैं, बाहर आए हुए हैं। अगर गांव वाले हम पर गुस्सा करने लगे, ऐसा ना हो हमारी बाइक को तोड़ डाले या हमारे सामान को यहाँ कहाँ बिखेर दे। चुप करो। नासिर ये बात समझता था, वो हमेशा मेरा साथ दिया करता था। गांव वालों को हमने समझाया और गांव वाले हमें भी समझा रहे थे कि गांव में रहना सुरक्षित है, चक्रवन में जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम उस जंगल की खास जानकारी नहीं चाहते थे, हमें बस 2 दिन जंगल में बिताने थे, घूमना फिरना था, फिर हम वापस आ जाते। और ऐसा हम 5 से 6 बार कर चुके थे। जब भी हम इकट्ठे छुट्टी करते, दुकानें बंद करते, उसके बाद ऐसे ही घूमने के लिए निकलते। और कई बार 2-2, 3-3 दिन हम जंगल में बिता चुके थे, हिमाचल के जंगल भी, उत्तराखंड के जंगल भी, और एक बार हम वेस्ट बंगाल के जंगलों में भी जाकर आए थे। तो यहाँ पर हमें क्या परेशानी हो सकती है। और ये जिन चक्रों की बात कर रहे हैं, हो सकता है अंधविश्वासी लोग उस जंगल में रहते हों या आदिवासी लोग होंगे जो कि ये प्रथा का पालन करते होंगे। यही सोचकर हमने गांव वालों से विदा ली और फिर धीरे धीरे जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे थे। 1 घंटा हुआ था चलते चलते और हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे थे जहां आसपास छोटी मोटी नदियां हमें नजर आ रही
और नासिर कहने लगा, हम जंगल में आए हैं और अगर हम नदी में नहीं नहाएंगे तो हम बिल्कुल साफ सुथरे नहीं हो पाएंगे। वैसे भी जंगल में नहाने का मज़ा अलग ही होता है। बाकी सब भी कहने लगे और मैं उन्हें कह रहा था कि नदी का बहाव मुझे तेज लगता है। जंगल में अगर तेज नदी के बहाव में हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, इसीलिए हमें ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। वो कह रहे, बहाव भले ही तेज हो लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, इसीलिए ये बारिश वाली नदी में ज़्यादा पानी नहीं आने वाला। फिर क्या, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। नदी में आधा घंटा हम नहाते रहे थे। बड़ा मज़ा आया था तैरने में। जिसके बाद जब हम नदी से बाहर निकले, हम दूसरी तरफ निकले थे और वहाँ पर हमें कुछ ऐसा नज़र आया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। झाड़ियों को काटा गया था लेकिन नीचे घास को अच्छे से साफ नहीं किया गया था और बीच में एक गोला बनाया गया था। ये आकार एक कुंडली की तरह था जिसे हम स्पाइरल कह सकते हैं। ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो किसी इंसान का ही काम लगता है। उसे बहुत समय तक हम घूरते रहे थे और मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ इस जंगल में लगता है घूमने वाले और भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आदिवासी तो नहीं रहते। मैंने इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सुना। चलो फिर आगे देखते हैं और कैंपिंग करने वाला कोई मिलता है या नहीं। अभी तक जानवर तो कोई नज़र नहीं आया है। कुछ बंदर नज़र आए हैं, कुछ गिलहरियाँ नज़र आई हैं। हमने दोबारा कपड़े पहने और फिर से हम आगे बढ़ने लगे थे। हमें एक सपाट सी जगह मिली। वहाँ पर ऐसा लग रहा था पेड़ों की कटाई की गई हो और ख़ास तौर पर कैंपिंग के लिए जगह को बनाया गया हो। पत्थरों की कुर्सियाँ भी बनी हुई थीं, तो हमें लगा यहाँ पर हमें टेंट लगाना चाहिए या नहीं। हम हमेशा वोटिंग किया करते थे। जिस चीज़ के लिए वोटिंग ज़्यादा होती हम वही डिसीज़न लेते। मैंने अपने साथियों से एक एक करके सवाल पूछा। नासिर कह रहा था कि अभी हम चले ही क्या हैं, जंगल के अंदरूनी हिस्से में तो हम पहुंचे तक नहीं हैं, हमें यहाँ पर टेंट नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरे बाकी दो दोस्त ये कह रहे थे कि यहाँ पर टेंट लगा लेना चाहिए। कैंपिंग के लिए और भी लोग यहाँ पर आते ही रहते हैं। हो सकता है रात होने से पहले पहले कोई यहाँ पर आए तो मिलकर यहाँ पर एंजॉय करेंगे। मेरा भी यही मानना था। नासिर थोड़ा सा गुस्सा हुआ था लेकिन फिर हमने उसे मना लिया। वहाँ पर टेंट लगाने में हमें 1 घंटा लगा था और उस बड़े टेंट में हम चारों के चारों रहने वाले थे। बाहर ईंटों का छोटा चूल्हा पहले से बना हुआ था, इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने की हमें कोई खास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी तक शाम का वक्त तक नहीं हुआ था, इसीलिए हम चारों ने यही सोचा, आसपास घूमते हैं, देखते हैं हमें क्या नया नज़र आता है। क्योंकि खाने का सारा सामान टेंट के अंदर था, ना हमें शिकार करने की ज़रूरत पड़ती और ना ही पानी ढूंढने की ज़रूरत थी। सामान हम अपने साथ ही लेकर आए थे, लेकिन फिर भी जंगल में नई चीज़ को देखना चाहते थे। हम आसपास घूमने लगे और कमाल की चीज़ थी, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे हमें एक झोंपड़ा नज़र आया। ये पुरानी लकड़ी का काले रंग का झोंपड़ा था, पूरी तरह से गीला, जबकि आसपास की मिट्टी भी पूरी तरह से सूखी थी और वहाँ पर बारिश भी नहीं हुई होगी। जब हम उस झोंपड़े के करीब पहुँचे थे, मैंने उस लकड़ी को हाथ लगाकर देखा था। सीलन थी उस लकड़ी में, जैसे उस झोंपड़े के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी डाला गया हो। फिर उसका दरवाज़ा खोलने में हमें कुछ परेशानी हुई। पानी के कारण जो दरवाज़ा था उसकी लकड़ी फूल चुकी थी, तो हमें बार बार धक्का देना पड़ा। इतना साफ था यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन जिसने भी इस झोंपड़े को बनाया है यकीनन वो यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आता होगा, तो इस झोंपड़े का इस्तेमाल तो हम भी कर सकते हैं। नासिर कहने लगा, अब मेरी बात माननी पड़ेगी, हम उस टेंट में नहीं रहेंगे, हम इस झोंपड़े में रहते हैं और टेंट का वो जो सामान है हम झोंपड़े के ऊपर रखेंगे। सीलन से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा ठंडक का एहसास हो रहा है। सच्ची बात थी, भले ही झोंपड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लकड़ी गीली होने के कारण ठंडा बहुत था। जंगल में ज़्यादातर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं था, जैसे एसी लगा हो। बड़ी खुशी हुई
ठंडक में रात को सोने का मज़ा ही अलग होगा। लेकिन उस झोंपड़े के अंदर पड़ी हुई उन चीज़ों को मैं छेड़ना नहीं चाहता था। मेरे दोस्त जहाँ भी जाते हैं धमा चौंकड़ी मचाने लगते हैं। वो उन चीज़ों को उठा उठा कर देखने लगे। एक पुराना छोटा गैस सिलेंडर वहाँ पर पड़ा हुआ था, एक स्टोव पड़ा हुआ था, कुछ खाने का पुराना सड़ा हुआ सामान पड़ा था। ऐसी ढेर सारी चीज़ें थीं। कुछ कपड़े भी मिले, कुछ लड़कों के कपड़े थे जबकि कुछ लड़कियों के कपड़े थे। जिसके बाद एक लकड़ी की अलमारी, जिसे सबसे पहले मैंने खोला क्योंकि मेरे दोस्त तो बाकी चीज़ों को उठा उठा कर पटके जा रहे थे, गंदगी डालने में लग चुके थे। लेकिन जैसे ही मैंने उस अलमारी को खोला, उसमें कोई खास सामान नहीं था, लेकिन एक डायरी थी, मोटी डायरी। जब मैंने उस डायरी को अपने हाथ में लिया, ये किसी लड़की की डायरी थी। उस लड़की का नाम कशिका था और शुरू में उस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा पहले पन्ने पर डिज़ाइंस बनाए हुए नीचे अपनी पूरी जानकारी उसने दी थी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपनी उम्र। उसकी उम्र 16 साल थी जब वो यहाँ पर आई होगी। शुरुआती पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर पूरी तरह से साफ हो गया। कशिका, दिल्ली की रहने वाली वो लड़की जो अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आई थी। 3 लोग इस झोंपड़े में रहने वाले थे और इस झोंपड़े की जानकारी उन्हें किसी रिश्तेदार ने दी थी। कई लोगों ने मिलकर इस झोंपड़े का निर्माण किया होगा या इसके बारे में इन्हें बताया होगा। तब इन्हें पता लगा और ये कैंपिंग करने के लिए चलते हुए इस तरफ आए और यहाँ पर ये लगभग 4 से 5 दिन बिताने वाले थे और ऐसा वो हर बार पिकनिक पर किया करते थे। मैंने अपने दोस्तों को वो डायरी भी दिखाई और कहा, यह डायरी किसी कशिका की है, यहाँ पर वो रहकर गए हैं और मुझे लगता है लड़की बेचारी की डायरी यहीं पर रह गई। कोई बात नहीं, एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, तो ऐसा करेंगे ना, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बाद में ये डायरी हम दे सकते हैं, बेचारी लड़की खुश हो जाएगी। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे थे, डायरी लड़की की है ना, इसीलिए तू उठा रहा है, हमें कुछ नहीं करना इस डायरी से, तू रखना चाहता है तो रख, मैं कहता हूँ फेंक दे। तो जब वो वापस आएंगे डायरी नहीं मिलेगी तो थोड़ा परेशान होंगे, मज़ा आएगा। मैंने कहा, बेवजह किसी को परेशान क्यों करना। मैंने उस डायरी को संभाल कर रखा, जबकि मेरे दोस्त इस झोंपड़े के अंदर थोड़ा बोर हो चुके थे और फिर कहने लगे, चलो आसपास देखते हैं यहाँ और क्या देखने को मिलता है। जब हम उस झोंपड़े से बाहर निकले थे, उस झोंपड़े के बिल्कुल पीछे हमने एक अजीब डिज़ाइन देखा। कुछ सूखी हुई लकड़ियों को आपस में जोड़ा भी गया था कुछ छोटे पौधों की टहनियों से। एक खास त्रिकोण का आकार बनाया गया, जैसे कोई पिरामिड हो। ऐसे 3-4 पिरामिड उस झोंपड़े के आसपास रखे गए थे और उनके ऊपर लाल रंग लगा था। ये लाल रंग नया नया लग रहा। इसे देखकर मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये क्या हो सकता है? तुम्हें लगता है जिसने इसे बनाया होगा वो नज़दीक ही होगा या ज़्यादा समय पहले यहाँ से नहीं गया होगा? मैंने हाथ लगाकर उस रंग को महसूस किया। 1-2 दिन पहले उन लकड़ियों पर लगाया गया ये रंग लग रहा था, लेकिन ये जो लकड़ी के आकार बनाए गए थे ये काफ़ी पुराने थे, नए नहीं थे। आखिर किसी ने ऐसी लकड़ियां यहां बनाकर क्यों छोड़ी होंगी? जबकि मेरे दोस्त ने पास से आवाज़ लगाई, इधर आओ, इधर आओ, देखो देखो देखो। हमने उसकी बात सुनी। जब हम उसके पास गए, उसने वहां पर एक छोटा झरना दिखाया। एक तरफ से बारिश का पानी उस झरने से नीचे गिरता था। कोई ज़्यादा बड़ा झरना नहीं था, काफ़ी छोटा झरना था, लेकिन उस झरने के पानी के पीछे बिल्कुल वैसा ही कुंडली का आकार बना हुआ स्पाइरल, जिसे उकेर कर बनाया गया था। फिर मेरे दोस्त नासिर ने कहा था, यार ये आकार फिर से देखने को मिला। ये वही आकार है ना स्पाइरल का, जिसके बारे में गांव वाले भी कह रहे थे, और इसे चक्रवन इसी के कारण कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर चक्र देखने को मिलते हैं। हम उस झरने से थोड़ा पीछे हो गए, जिसके बाद
घास पर जब मेरा पैर पड़ा था, उस घास में कुछ ऐसा था जिसके चरमराने की आवाज़ आई। ये हड्डियां टूटने की आवाज़ थी। वहाँ पर खड्डा खोदा गया था और उसमें कुछ जानवरों की हड्डियों को डाला गया था। ऊपर तक घास आ चुकी थी, इसीलिए पता नहीं चला। जब निकाल कर उन हड्डियों को देखा ना, हम सब सहम चुके थे और ध्यान दिया हमने। घास को हटाकर देखा, जो बीच में छेद बनाया गया था उसके आसपास एक कुंडली बनाई गई थी, स्पाइरल की शेप। ये देखकर हम सब के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये कैसी जगह है? यहाँ ऐसे चक्र से बने हुए हैं, ये त्रिभुज के आकार से बने हुए हैं, वो भी लकड़ियों से। यहाँ होता क्या है? सबका सवाल एक जैसा था और शाम होने को आ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा, यार शाम होने को आ चुकी है, सारा सामान टेंट में पड़ा है। अगर हमें झोंपड़े में रहना है तो सामान को झोंपड़े में लाना होगा। लेकिन तब नासिर ने कहा था, नहीं यार, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रहना चाहिए। जैसा भी हो, हमें झोंपड़े में नहीं रहना चाहिए। टेंट में सामान पड़ा है, शाम हो चुकी है, हम सीधा चलते हैं। आधा किलोमीटर है, उस तरफ बढ़ते हैं और टेंट में ही रुकते हैं। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। तुमने महसूस नहीं किया? ये जो ठंडक है, ये सिर्फ झोंपड़े के अंदर ही नहीं है, आसपास के पूरे इलाके में एक अजीब सी ठंडक है। जितनी जगह को साफ किया गया है, झोंपड़े के आसपास का इलाका ज़्यादा ठंडा है। चलो टेंट की तरफ बढ़ते हैं। सब ने हामी भरी थी और उस झोंपड़े से हम निकल पड़े थे और हर किसी ने कहा था, जो भी यहाँ से सामान लिया है उसे यहीं पर फेंक दो। ये कोई साधारण जगह नहीं लगती, अजीबोगरीब जादू टोने वाली जगह लगती है। तो हमने सारे सामान को वहीं पर फेंक दिया था। जिसके बाद वो डायरी की तरफ मेरी नज़र पड़ी और मैंने उन्हें कहा, यार लड़की की डायरी है, ऐसे क्या फेंकना, कौन सा काला जादू, मैं इसे पढ़ूंगा। और क्योंकि उसने यहाँ पर रहते हुए इस डायरी में लिखा होगा उनके साथ क्या क्या हुआ, तो जब तक हम यहाँ पर रहते हैं यार, आधा घंटा दिन में से मैं पढ़ सकता हूँ ना, क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए तो हम लेकर नहीं आए। कभी कभी तुम सुट्टा मारने लगते हो, तब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तब मैं इस डायरी को पढ़ सकता हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरी बात मानी, जिसके बाद हम टेंट में जा चुके थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने को आ गया तो हमने आसपास कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें आग लगाई। फिर टेंट में टॉर्च लेकर मैं उस डायरी को पढ़ना शुरू कर चुका था। मैं जानना चाहता था, वो परिवार जो यहाँ पर रहने के लिए आया, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या देखा और उनका दिन कैसा निकला। पहला पन्ना मैं पहले ही पढ़ चुका था। उसके बाद दूसरे पन्ने को मैंने पढ़ना शुरू किया और वो लड़की ने जानकारी दी। उसे भी ऐसे स्पाइरल नजर आ रहे थे और लकड़ियों से ऐसे तिकोने से आकार बनाए गए जो हर जगह उन्हें मिलते जा रहे, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि पेड़ों के ऊपर भी, जैसे पेड़ों के ऊपर लकड़ियों ने खुद ब खुद ऐसे आकार बना रखे हों। कोई ऐसे आकार बनाकर पेड़ों पर फलों की तरह इन्हें टांग भी रहा था। लेकिन ऐसा किसने किया होगा, वो लड़की भी जानना चाहती थी। मैंने उस डायरी के पन्ने में पढ़ा, कशिका, वो लड़की जो रात के वक्त पहली बार महसूस कर रही थी, यहाँ पर जो हड्डियों से बने हुए कुंडली के वो आकार है ना, वो हर जगह फैले हुए हैं और ऐसे आकार इंसानी हड्डियों से भी मिल रहे हैं। उस लड़की के पिता ने कहा था, उस तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, वो जानवरों की हड्डियां ही हैं, तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इंसानी हड्डियां ऐसी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ये खबर बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती। इंसानी हड्डियां यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन कशिका को काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था और रात के 3 बजे जब वो उस झोंपड़ी में सो रहे थे, उन्हें एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये ज़ोरदार घंटी की आवाज़ थी और ये आवाज़ सिर्फ एक बार ही नहीं आई थी, बल्कि कई बार घंटी की आवाज़ आ रही थी। कशिका बाहर जाकर देखना चाहती थी, क्योंकि अगर घंटी की आवाज़ है तो ये घंटी की आवाज़ कोई जानवर तो कर नहीं रहा होगा, ये किसी इंसान द्वारा की गई घंटी की आवाज़ ही है। लेकिन उस लड़की के माता पिता ने साफ मना कर दिया
और उन्होंने कहा, जंगल में रात के वक्त घूमना सुरक्षित नहीं होता, भले ही जैसी भी आवाज आए। रात के वक्त वो बाहर नहीं निकले थे। मैंने बस इतना ही पढ़ा और मैं सोच रहा, यार एक तो मैं रात के वक्त ये पढ़ रहा हूं और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। फिर मैंने उस डायरी को बंद कर दिया। पहला दिन था, बड़ा खौफनाक सा निकला था। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली थी जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी। रात के 3 बजे जब वो आवाज आई थी, हम सब हड़बड़ी में उठे थे। मैंने घड़ी को देखा, पूरे 3 बजे। किसी आवाज ने हमें डरा दिया। नींद में थे, हो सकता है ये घंटी की आवाज हो या ना हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब दोबारा वो तेज आवाज आई, ये साफ था ये किसी बड़ी घंटी की आवाज है। कोई एक धातु को दूसरी धातु के साथ जोर से मार रहा है, तब जाकर ये आवाज निकल रही है। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। फिर नासिर ने कहा था, ये कैसी आवाज है? यहां पर ये आवाज कहां से आ रही होगी? विकास ने कहा, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे 2 धातुओं को कोई जोर जोर से मारे जा रहा है। जानवर नहीं होगा, इंसान होगा। चलो चलकर देखते हैं, हो सकता है वो जो झोंपड़ा है ना, उसमें कोई रहने के लिए आ चुका है। चलो देख कर आते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि उस डायरी को पढ़ा था, मैं उन्हें कहने लगा, रात के वक्त बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होता। ऐसा करो, टेंट में रहो, कल दिन के वक्त जाकर देखेंगे। वैसे भी हम थके हुए हैं ना, और रात के वक्त अगर कोई झोंपड़े में आया भी है तो पूरी रात वहीं पर बिताएगा। सुबह सुबह चला थोड़ी ना जाएगा। हम सुबह जल्दी उठेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन अभी हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे दोस्तों ने बात मानी और लगभग आधे घंटे तक हमें वो घंटी की आवाज बार बार सुनाई देती रही थी। नासिर ने टेंट की जिप को खोला, बाहर झांका और फिर वो कहने लगा, वो सामने देखो, वो देखो, वो देखो, क्या है वो? हमने सामने देखा। झाड़ियों में नासिर को कुछ नजर आया था, लेकिन हमें कुछ भी नजर नहीं आया। हमें झाड़ियां हिलती हुई जरूर दिखीं। हमने नासिर से पूछा, आखिर तुम्हें क्या दिखा है? और उसने कहा, मुझे अजीब सा कुछ नजर आया। मैं कैसे बताऊं, जैसे कोई हिरण ही था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सफेद खोपड़ी लगी हुई थी। उसकी बात हमारी समझ से परे थी। सिर्फ खोपड़ी अगर नजर आई है तो वो कोई मुर्दा जानवर होगा, और अगर वो मुर्दा जानवर है तो वो हिल कैसे सकता है? दोनों बातें मेल नहीं खाती और नासिर अपनी बात पर अड़ा रहा। यार मैंने खोपड़ी देखी थी, वो खोपड़ी थी। देखो उस तरफ हमने लाइट जला रखी है, एक तरफ आग लगी हुई है, और वहां पर मुझे साफ नजर आया वो खोपड़ी थी। कोई इस तरफ देख रहा था और वो इंसान नहीं था, जानवर जैसा कुछ था। हमने जिप को लगा लिया था और अब हम बाहर निकलने वाले नहीं थे। बाहर से चलने फिरने की आवाजें आती रहीं और मेरे दोस्त इतने पागल हैं, हर बार आवाज आने पर कहते, हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए। और मैं कहता, तुम किसी भालू के हाथों मरना चाहते हो? जब बाहर चलने की आवाज आए और रात का वक्त हो, ऐसे जानवर शिकार के लिए निकलते हैं, तुम उनका खाना बनना चाहते हो? ये जो टेंट हमने लगाया है ना, ये नायलॉन से बना है। कोई कितना भी ताकतवर जानवर आ जाए, पंजों को अंदर गड़ाने की कोशिश जितनी भी करे, इस टेंट को फाड़ना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अगर तुम बाहर चले जाओगे, फिर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। चुप करो, आवाजें सुनते रहो, बस हमें रात निकालनी है। और हमने ऐसा ही किया। हमने वो रात निकाली और उसके बाद दिन के वक्त सुबह 6 बजे सबसे पहला काम था उस झोंपड़े तक जाना, देखना वहां पर कोई है, और क्या जो घंटी बजा रहा था ये देखने के लिए बजा रहा था कि उसके घर के अंदर सामान को बिखेरा गया है। आखिर ये किसने किया है? ये आवाज से वो बुलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। जब हम उस झोंपड़े के पास पहुंचे थे, हम कुछ हद तक हैरान हो चुके थे। हमने झोंपड़े के अंदर सामान को जरूर बिखेरा था, लेकिन उसके बाद दरवाजे को अच्छे से बंद करके आए थे। लेकिन यहां पर वो झोंपड़े के अंदर का सारा सामान बाहर फेंका गया था, जैसे कोई वहां पर रहने के लिए आया होगा
और उसे ये गंदगी पसंद नहीं आई और उसने सारा सामान बाहर फेंक दिया। जब हम उस झोंपड़े के अंदर गए, अंदर साफ सफाई नहीं थी और ना ही कोई हमें मिला। हमें उस झोंपड़े के अंदर जानवरों की हड्डियां मिली और सड़े हुए मांस की बदबू भी आ रही थी। एक खरगोश की लाश मिली और ऐसा लगा कल रात उस खरगोश को मारा गया होगा। लेकिन उस खरगोश को जिस तरह से मारा गया था, शायद उसके मांस को खाने की कोशिश नहीं हुई। किसी ने बस उस खरगोश का शिकार किया था। उसकी आंखें निकाली गई थीं, उसके कानों को काटा गया था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा खून था और बाकी जो जानवरों की हड्डियाँ थीं वो जानवर बहुत पहले मरे होंगे। विकास ने चीखते हुए कहा था, यहाँ देखो, इस कमरे में क्या है। जब हम उस कमरे के अंदर गए थे, वहाँ जानवरों की हड्डियों से कुंडली का आकार बनाया गया था और ये जो आकार बनाया गया ये रात के वक्त बनाया गया। हमें वहां पर कोई घंटी नहीं मिली। फिर हम उस झोंपड़े से जल्दी से बाहर निकले क्योंकि अब हमें डर बहुत ज़्यादा लगने लगा था। वक्त सुबह का होगा। जो यहाँ पर आया हम उससे मिलना तक नहीं चाहते थे, लेकिन झोंपड़े के बाहर निकलते ही एक तरफ मिट्टी में बने निशानों ने हमें आकर्षित किया। जब हम उस तरफ गए, ये मिट्टी में बना हुआ एक बड़ा निशान था, जैसे किसी भारी चीज़ को मिट्टी पर घसीटा गया हो और ये निशान उस झोंपड़े से काफ़ी दूर जा रहा। हमने उस निशान का पीछा किया। आखिर इस झोंपड़े से किसी चीज़ को बाहर निकाला गया जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी थी और फिर उसे घसीटते घसीटते कोई काफ़ी दूर लेकर गया। हम उस निशान का पीछा करते करते वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर पत्थरों के बिल्कुल बीच में बनी हुई एक गुफा के बीच पहुँचे। हमने उस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं की क्योंकि उस गुफा के अंदर से जैसी बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू सड़े हुए मांस की होती है और उसे सहा नहीं जा सकता। जब कोई जानवर मर जाता है उससे बहुत ही गंदी बदबू निकलती है। ये बिल्कुल वैसी ही बदबू थी। फिर हम वहाँ से दूर निकल आए और अब हमने डिसाइड किया था कि ऐसा करते हैं, यहाँ रुकना सही नहीं लगता। यहाँ जानवर भी अजीब है और ये अजीबोगरीब निशान भी। हम कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। ऐसा करते यहाँ से निकलते हैं। विकास का ये कहना था, लेकिन हम सब डिसाइड एक साथ करते थे और नासिर का कहना था, अरे दिन का वक्त है ना, अगर दोपहर तक सब कुछ ठीक रहा फिर हम यहाँ रुक सकते हैं, वरना अगर कुछ और अजीबोगरीब नज़र आया फिर हम रुकने वाले नहीं। ये जगह मुझे भी ठीक नहीं लगती, लेकिन अब रुके हुए हैं, ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम घूमते फिरते हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो सुबह का वक्त है, सुबह सुबह ऐसा करते हैं, यहाँ कोई फल वाला पौधा ढूंढते हैं और उसके फल को खाएंगे। आज के लिए ये डैर काफ़ी है। ये समय, ये जगह डैर के लिए नहीं थी। खतरा पहले ही बहुत ज़्यादा था। हम वहाँ से दूर निकले। अब एक जगह तालाब बना हुआ था और ये काफ़ी अजीब तरह का तालाब था। तालाब के बिल्कुल बीच में जैसे छोटा सा टापू बना हो जिस पर लगा हुआ था एक पेड़। अब वो सूखा हुआ पेड़ था जिस पर एक भी पत्ती नहीं थी, लेकिन वो पेड़ हरे रंग का था, यानी सूखा नहीं है और ये मौसम पतझड़ का नहीं है। हर तरफ हरियाली है। सिर्फ यहीं पर इसी पेड़ की पत्तियां झड़ चुकी थी। उस तालाब में मेरे 3 दोस्त नहाने लगे थे और मेरा सुबह सुबह नहाने का कोई खास मन नहीं था, तो मैं एक पत्थर पर बैठकर कशिका की उस डायरी को पढ़ना चाहता था। आखिर उस लड़की को यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, मैं इस डायरी में पढ़कर भी उसके बारे में पूरा पता लगा ही सकता हूँ। मैंने कशिका की डायरी को पढ़ा। उसके पिता को आसपास मरे हुए कई जानवर मिल रहे थे, जैसे कोई शिकारी जानवर उन छोटे जानवरों को मार रहा हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, जब भी शिकारी शिकार करता है तो अपने खाने को जाने नहीं देता। ये कैसा जानवर है जो शिकार तो कर रहा है लेकिन जानवरों को मारने के बाद उनके शरीर को खाता तक नहीं, बस फेंक कर चला जाता है।
ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और फिर कशिका ने ये भी कहा, कोई उनके इस झोंपड़े की दीवार के ऊपर एक कुंडली का निशान बनाकर चला गया और उन्हें रात के वक्त पता तक नहीं चला। वैसे भी रात को वो बाहर निकलना नहीं चाहते थे। ऐसी कई घटनाएं एक ही दिन में उनके साथ हुई थी। उन्हें लग रहा था कोई समझदार इंसान आसपास है, लेकिन वो छिप रहा है। शायद ये सब जो कर रहा है वही कर रहा होगा। ये किसी जानवर का काम नहीं, इंसान का ही काम है। और इसके बारे में कशिका के पिता पता लगाना चाहते थे। उस डायरी में कशिका ने यह भी लिखा हुआ था कि जब मेरे माँ बाप इस झोंपड़े में नहीं थे, बाहर तलाशी लेने के लिए गए थे क्या यहाँ पर कोई मौजूद है या नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं झोंपड़े से बाहर ना निकलूं, चाहे कोई भी आकर दरवाज़ा खटखटाए उनके सिवा। कशिका झोंपड़े के अंदर ही थी। तब उसने दिन की रोशनी में देखा, सामने वाले पेड़ों के पास एक लड़की गुजर कर जा रही है, जो घूमते घूमते बाद में झोंपड़े की खिड़की के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। और कशिका में हिम्मत तक नहीं थी उससे बात करने की, क्योंकि उस लड़की ने हूबहू कशिका जैसे कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा भी कशिका की तरह था। कशिका को लगा जैसे उसके सामने आईना रखा गया हो, बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली लड़की। कशिका के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो लड़की डरकर वहां से भाग गई। शायद उसे एक आवाज सुनाई दी चलने की। और कुछ समय बाद कशिका के माँ बाप वहां पर आए थे और उन्होंने कशिका से पूछा आखिर उसने क्या देखा। कशिका ने पूरी बात बताई और उसके माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि यहाँ पर हो सकता है भ्रम हो रहे हैं। जिसके बाद कशिका की माँ कशिका के साथ उसे समझा रही थी और उसके पिता बाहर थे। जब दोनों कमरे से बाहर निकली तब कशिका के पिता वहां पर मौजूद नहीं। दोनों आसपास आवाजें लगाते रहे और फिर उन्हें लगा कशिका के पिता आसपास गए होंगे, कुछ समय में वापिस आ जाएंगे। वो इंतजार करती रहीं और इस पन्ने में यही लिखा था, वो रात तक इंतजार करती रही थी लेकिन उसके पिता वापिस नहीं आए थे। मैं इससे आगे पढ़ पाता तभी सामने से आवाजें आना शुरू हो गईं। मेरे तीनों दोस्त पानी में थे, नहा रहे थे, लेकिन अचानक संजय और नसीर आवाजें लगाने लगे, विकास विकास कहाँ है? अबे विकास पानी के अंदर ही गया था, बाद में ऊपर नहीं आ रहा, कहाँ है? जल्दी करो, वो ज्यादा समय सांस नहीं रोक सकता। मैंने भी पानी में छलांग लगा दी बिना सोचे। हम पानी में तैर तैर कर ढूंढ रहे, लेकिन विकास उस तालाब में मौजूद ही नहीं था। जिसके बाद हम भौचक्के से हो गए और मैंने कहा, हम तालाब के कोने कोने को खंगाल चुके हैं। ये कोई बहुत बड़ा तालाब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे विकास इसमें से निकलकर कहीं चला गया होगा। अमूमन कभी कभी वो ऐसा मजाक किया करता था। ऐसा तो नहीं चलता चलता वो हमारे टेंट के अंदर आराम कर रहा हो। हम तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन जब हमने टेंट में देखा विकास वहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही वो झोंपड़े में था। वो गया तो कहाँ गया, ये सोचकर हम खौफ में थे। आसपास ढूंढने की कोशिश हम करते रहे। जिसके बाद नसीर ने कहा था, क्या हमें यहाँ से निकलकर पुलिस को बताना चाहिए? मैंने उसे कहा, नियम के अनुसार कम से कम अगर कोई कहीं से गया है तो 24 घंटे बाद ही रिपोर्ट लिखी जाती है, तो पहले हमें कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है वो यहाँ से चलता हुआ वापस आ जाए, आसपास गया हो। हम कुछ समय इंतज़ार करते हैं, आज शाम का हमें इंतज़ार करना होगा। हम इंतज़ार करने लगे। हम तीनों उसी तालाब के पास थे, क्योंकि अगर वो वहाँ से कहीं गया है तो यकीनन उसे यहीं पर वापस आना चाहिए। तालाब के अंदर तो वो है नहीं और तालाब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का पैर फंस जाए और तैर कर वो ऊपर ना आ सके। तालाब ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट तक गहरा था और विकास छलांग लगाकर भी सांस ले सकता था, तो नीचे तो कुछ नहीं है। गया तो कहाँ गया हमारा दोस्त? रात तक हम इंतज़ार करने वाले थे और मैं
कशिका की डायरी को निकालकर पढ़ना चाहता था। आखिर क्या कशिका के पिता वापस आए थे अगले दिन? आखिर वो कहाँ गए थे? शायद कई सवालों के जवाब उस डायरी के अंदर मिल सकते थे। कशिका की डायरी के आगे वाले पन्ने को जब मैंने पढ़ा, कुछ सवालों के जवाब जरूर मिल चुके थे। कशिका ने अगले दिन इस डायरी में लिखा था कि सुबह सुबह कशिका की मां कहने लगी कि जब हम इस झोंपड़े से थोड़ा दूर गए थे ना, तब कशिका के पिता अजीब सी हरकतें करने लगे थे। चलते चलते जैसे वो भूल ही जाते, आगे बढ़ते रहते, उन्हें हिलाना पड़ता तब वो होश में आते। जैसे बेहोशी की हालत में चलते जा रहे, उन्हें कोई होश ही नहीं था। यह बात जब कशिका की मां ने कशिका को बताई थी तो दोनों ने यही डिसीजन लिया था। आखिर हम ढूंढें तो कहाँ ढूंढें? क्या उस तरफ जाएं? वो जो गुफा का हिस्सा है, कशिका की मां ने कहा। आखिरी बार वैसे हम वहीं पर गए थे, उसके बाद जल्दबाजी में वापस आ गए थे। क्या हो सकता है वो वापस उसी तरफ गए हों और रात उन्होंने वहां पर बिताई हो? कशिका और उसकी मां कशिका के पिता को ढूंढने के लिए गुफा तक गए थे और उन गुफाओं में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे उन्हें लगा कि कशिका के पिता गुफा के अंदर गए थे। वहां उन्होंने अपने कपड़े फेंके हुए थे। एक बैग जो हमेशा वो अपने साथ लटकाए रखते, उस बैग को गुफा के आगे उन्होंने टांगा हुआ था और ये काफ़ी ऊंचाई पर टांगा गया बैग था। यानी जब झोंपड़े से वो निकले तो आए इसी तरफ। यहाँ पर उन्होंने एक कपड़े को उतारा, ऊपर बैग को टांगा और फिर वो टॉर्च को लेकर गुफा के अंदर गए होंगे। लेकिन अंदर जाने का कारण क्या था? परिवार वाले झोंपड़े के अंदर हैं तो उन्हें उस वक्त झोंपड़े में रहना चाहिए था या गुफा में जाना चाहिए था? ये सवाल उस पन्ने पर कशिका ने भी पूछा था। और फिर कशिका अपनी मां के साथ उस गुफा के अंदर गई थी ढूंढने के लिए अपने पिता को। जब ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ था, ऐसा तो नहीं, इस जंगल में कुछ ऐसा है जैसे कोई जड़ी बूटी होती है, कोई पेड़ जिसका फूल ऐसा होता है जिससे दुर्गंध निकलती है और हम पर नशे जैसा असर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं? या उसे किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया होगा और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, जो वो ऐसे नहाते नहाते बाहर निकला और कहीं चला गया। वो कहाँ जा सकता है? मैंने अपने दोस्तों को बताया कि हमें उस गुफा की तरफ एक बार देखकर आना चाहिए। दोस्त भी तैयार थे क्योंकि हम विकास को ढूंढना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे उसके साथ कोई बुरी दुर्घटना हो। तो हम उस गुफा के पास गए और जैसा उस डायरी में बताया गया था, सामने वैसे ही हालात थे। विकास की शर्ट उस गुफा के आगे टंगी हुई थी और इसे देखने के बाद मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो कहने लगे, विकास पागल है जो इस गुफा के अंदर गया होगा? आखिर वो करने क्या गया होगा? मैं भी यही सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों से ज़्यादा डर लग रहा। और अब उस गुफा के अंदर से कोई बदबू नहीं आ रही थी। पहले तो उसके अंदर से बदबू आ रही, किसी चीज़ को घसीट कर अंदर फेंका गया था। यकीनन किसी जानवर की लाश हो सकती है, लेकिन अब तो किसी तरह की कोई बदबू नहीं थी। फिर हम उस गुफा के अंदर गए थे ये देखने के लिए कि विकास अंदर है या नहीं। अंदर खून के धब्बे थे और ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। गुफा को कुरेद कुरेद कर बाद में अच्छे डिज़ाइन में बनाया गया और दीवारों के ऊपर वैसे ही कुंडली के कई आकार बनाए गए थे। कुंडली के आकार के अंदर छोटे छोटे इंसान के आकार बनाए गए, जैसे कुंडली में किसी चीज़ को कैद किया गया हो। सामने एक पत्थर था, उस पत्थर के छोटे छोटे छेदों में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। एक तरफ पड़ा हुआ तेज धार पत्थर जिसका आकार एक चाकू की तरह था, जैसे उससे जानवरों को काटा जाता होगा। और मांस उस पत्थर के बीच इसीलिए फंसा है क्योंकि वहां पर जानवरों को काटा जाता है। खून के धब्बे भी यही बयां कर रहे थे। हम बार बार आवाज लगाते जा रहे थे, विकास, विकास। फिर हम उस जगह से आगे निकले
वहां हमें कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा मिला। ये कपड़े का हिस्सा विकास का नहीं था, किसी और का होगा। और जब हम एक गुफा के छोटे हिस्से तक पहुंचे, बड़ी गुफा एक तरफ जाने के लिए थी और छोटी गुफा जो आगे बंद थी, वहां पर कुछ गीला गीला सा लगा हुआ और मकड़ी के जाले भी लगे हुए। लेकिन उन मकड़ी के जालों को जब हमने करीब से देखा, असल में वो मकड़ी के जाले की तरह बनाए गए थे, लेकिन मकड़ी के जाले नहीं थे। ना वो नायलॉन थी, ना किसी तरह के पौधे की जड़ें थी या टहनियाँ थी, लेकिन लग मकड़ी के जाले की तरह रहे थे। हमने उसे हटाया। वो सामने जो मिट्टी थी वो हिलने लगी थी और उसके बीच जो डिज़ाइन था वो आँख का डिज़ाइन था। वो आँख पलक झपक रही थी। हम तीनों डर गए, ये क्या? और फिर हमने मिट्टी को थोड़ा सा हटाया। वो आँख असली थी। वहां एक चेहरा नजर आया। मिट्टी ऊपर लेप करके चिपकाया गया था उस इंसान को। ये एक औरत थी। जब हम मिट्टी के लेप को उसके शरीर से हटाते गए, हम उसे दीवार से नीचे उतारना चाहते थे। उसे दीवार के साथ चिपकाया गया था। उसके शरीर के अंग काटे गए थे। उस औरत की छाती को काटा गया था, उसकी बाजुओं को काटा गया था, उसकी टांगों को काटा गया था। उसका जो शरीर था पीठ पर कीलों के जरिए दीवार पर चिपकाई गई थी। वो जिंदा थी। सांस लेने के लिए नाक पर छेद बनाए गए थे। मिट्टी ऐसे लगाई गई और आंखें दिखती रहे, वो देखती रहे। ऐसे दीवार से चिपकाई गई औरत, जिसे देखने के बाद हम तीनों के होश उड़ गए। हम तो पीछे की तरफ भागे थे, लेकिन जो नसीर था वो बस देखता रहा। नसीर उस औरत की तरफ देखे जा रहा, उसकी आंखों की तरफ। वो औरत बोल नहीं रही थी, लेकिन नसीर बोला, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हम बचकर नहीं निकल सकते, यहां बचा नहीं जा सकता। मैंने कहा, नसीर भाग भाग। मैं संजय के साथ बाहर की तरफ भागा था, लेकिन नसीर भागा ही नहीं। वो गुफा से बाहर निकला ही नहीं। मैंने संजय को कहा, संजय पुलिस को लेकर आना होगा, यहां बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। ऐसा किसी इंसान के साथ कौन कर सकता है? यहां तो कोई वहशी लोग रहते हैं, हम उनके हत्थे ना चढ़ जाएं। और ये नसीर कर क्या रहा है? हम उस औरत की मदद नहीं कर सकते। जैसी उसकी हालत है, उसे तो जिंदा तक नहीं होना चाहिए था। ऐसी हालत में खून बहने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। वो जिंदा थी, लेकिन कैसे? और ये पागल वहां क्या कर रहा है? हमने आवाजें लगाना शुरू कर दिया। विकास तो हमें मिला नहीं था, लेकिन नसीर भी बाहर नहीं निकला। तो हमने हिम्मत करके तीखी नोक वाली लकड़ियों को पकड़कर दोबारा गुफा में घुसकर नसीर को बाहर लाने में समझदारी समझी। लेकिन नसीर उस जगह पर नहीं था और उस औरत को भी दीवार से उखाड़ा जा चुका था, वहां से कहीं और ले जाया जा चुका था। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया। कीलों के निशान थे दीवार पर, खून लगा हुआ था, और ना तो नसीर वहां पर मौजूद, ना कोई और। हम आवाज भी लगा रहे थे और डर भी रहे थे, कोई हमें ढूंढ ना ले। यहां क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन आगे उस बड़ी गुफा के हिस्से में चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर हमें कई इंसान मिले। वो जिंदा थे, लेकिन दीवारों पर चिपकाए गए थे। पीठ पर इतनी कीलें लगाई गई कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता था। बाजुओं को और टांगों को काटा गया था ताकि वो भाग ना पाए। उन्हें सदमा लगा होगा, इसीलिए वो बोल नहीं रहे, लेकिन वो पलके झपका रहे थे। जिंदा थे, लेकिन बात नहीं कर सकते थे। और वहां पर हमने विकास को देखा। उसकी हालत तो ठीक थी, लेकिन उसे
एक पानी की पोटली में रखा गया था। वो अजीब सी पानी की पोटली थी, जैसे एक ट्रांसपेरेंट लिफाफा हो, पानी से भरा हुआ, और उसमें वो था। हिलने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो सांस कैसे ले रहा होगा, क्योंकि पानी के अंदर हम सांस नहीं ले सकते। वो सांस ले पा रहा, पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, और उस लिफाफे को ना तो फाड़ा जा सकता था, ना कुछ और किया जा सकता था। किस मटेरियल से बना हुआ वो लिफाफा होगा, वो पोटली होगी। विकास को बाहर निकालने की हमने जितनी भी कोशिश की, वो सारी नाकाम थी। और वहां पर ऐसा ही था, इंसानी हड्डियां पड़ी हुई, इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई, दीवारों से चिपके हुए जिंदा लोग थे, और एक लड़की भी। उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। छाती को काटा गया था, बाजुओं को काटा गया था, टांगों को काटा गया था, सर के ऊपर का मांस भी उखाड़ा गया, बाल अलग किए गए थे, लेकिन एक छोटे से हिस्से के कारण, मांस के कारण, उसके शरीर से अब भी वो चिपके हुए थे। और सामने नजर आया एक स्पाइरल, यानी कि कुंडली का आकार, जो कि इंसानी खोपड़ियों से बना हुआ था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन संजय चलता चलता उस स्पाइरल के बीच जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसको सवाल किया, तुम क्या कर रहे हो? और उसने कहा, अब कोई रास्ता नहीं है, वो बता रहे हैं हमें क्या करना है, वो आने वाले हैं, उससे पहले मुझे तैयार होना होगा। वो कपड़े उतारने लगा था और नीचे लेट चुका था। नीचे एक लकड़ी पड़ी थी। इस लकड़ी का आकार कुछ ऐसा ही था, जैसे जब जानवर को काटा जाता है तो इस जगह उसकी गर्दन को रखा जाता है, ऊपर से तेजधार हथियार का वार किया जाता है। यहां बिल्कुल वैसा ही था। चलने की वो जो आवाज थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी, जैसे गीले गीले पैर या कीचड़ में रखे जा रहे पैर, भारी भारी वो आवाज। मैं देखना नहीं चाहता था वो क्या चीज है, वो इंसान है या किसी तरह का कोई शैतान है, वो एक है या कई है, मैं नहीं जानता था। लेकिन इतना पता लग गया, आसपास लकड़ी के वैसे त्रिभुज वाले निशान, खोपड़ी से बनाई गए कुंडली के आकार। यहां पर किसी तरह कोई काला जादू होता है या कुछ और है, मैं जानना नहीं चाहता था। जैसा असर मेरे दोस्तों को दिमागी तौर पर हुआ था, मैं बस यहां से निकलना चाहता था, और बिना सोचे मैंने भागना शुरू कर दिया। और पीछे से एक आवाज आई थी, उस नोटबुक को उस झोंपड़े में रख देना, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो। वो आवाज मुझे किसी और की लगी थी, ये आवाज मेरे दोस्त की नहीं थी। ये इतनी भारी आवाज थी कि मैंने किसी इंसान की इतनी भारी आवाज नहीं सुनी। गूंजी थी, थरथराहट की आवाज महसूस हुई दीवारों से, किसी मशीन की आवाज की तरह थी, बहुत ज्यादा भारी। भागता गया, मैं भागता गया। फिर मैं उस झोंपड़े तक पहुंचा था। डायरी के आखिरी पन्नों को मैं पढ़ रहा, इससे पहले कि यहां से निकलूं, मैं जानूं आखिर कशिका के साथ क्या हुआ। और आखिरी पन्ने पर यही लिखा था, अगली बारी मेरी है। मैंने यहां से निकलने में देर कर दी। पिता के जाने के बाद मां के साथ भी यही हश्र होता, मैं जान चुकी थी। मुझे उसी समय निकल जाना चाहिए था। यहां जितना समय बिताओ हम पर उतना असर होता है, और वो जब लेने के लिए आ जाए, हमें खुद ब खुद उनके सामने मरने की तैयारी करनी पड़ती है। ये अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि वो यहां पर रहते हैं, ये उनका घर है। बताया तो नहीं गया था किसका घर है, लेकिन कशिका ने नीचे लिखा था, जिसे भी ये डायरी मिले वो वापस यहीं शेल्फ में इस डायरी को रख दे, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। बचना चाहते हो तो ये काम करो, फिर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने उस शेल्फ में अलमारी के वो डायरी को रखा और मैं भागने लगा। टेंट से आगे मैं इतनी तेज भाग रहा था जैसे मौत मेरे पीछे हो। मुझे झाड़ियों से आवाजें आ रही, पेड़ों के हिलने की आवाजें आ रही, और मैंने महसूस किया यहां पर क्यों किसी जानवर की आवाज नहीं आती। मुझे पेड़ों के ऊपर बने हुए कुंडली के आकार दिख रहे, जमीन पर कुंडली के आकार दिख रहे,
और एक छोटी नदी भी थी। वो नदी को कुंडली का आकार दिया गया था, एक स्पाइरल की तरह। वहां लकड़ी की वैसी ही त्रिभुज वाली आकृतियां पेड़ों पर फलों की तरह टंगी हुई, जैसे कल रात इन्हें बनाकर ऐसे टांगा गया हो। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं जानना नहीं चाहता था। मुझे मेरी मौत मेरी आंखों के सामने नजर आने लगी थी। ये सफर मैंने भागते भागते तय किया और आखिरकार मैं जिंदा उस गांव तक पहुंचा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे सदमा लगा था, जिसके बाद गांव से बाहर मुझे निकाला गया। मैं पुलिस स्टेशन में पूरा बयान दे चुका था। वो चक्रवन में कई लोग गायब हो चुके हैं और वो लड़की जिसके बारे में डायरी में लिखा था, कशिका, 6 महीने पहले वहां गायब हुई थी। उसकी रिपोर्ट आज भी दर्ज है। उसे ढूंढने की कोशिश कई बार की गई, ना तो लाशें मिली, ना ही जिंदा उन्हें ढूंढा जा सका। और पुलिस वाले कई बार जंगल में गए थे। इस बात से वो भी हैरान थे कि वहां पर सच में कोई जानवर देखने को नहीं मिलता। ये बड़ी हैरानी की बात है। मैंने उन्हें उस झोंपड़ी के बारे में बताया था, आगे वाली गुफा के बारे में बताया था। मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्हें कोई झोंपड़ा नहीं मिला, उन्हें कोई गुफा नहीं मिली। वो ढूंढते रहे। पूरे चक्रवन के इलाके में तलाश जारी रही। 2 पुलिस वाले जरूर गायब हो गए, लेकिन किसी और को ढूंढा नहीं जा सका। फिर इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया गया। पुलिस वालों के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, जिसके बाद इस बात को दबाने की कोशिश जारी हो चुकी थी, क्योंकि ढूंढने की अगली कोशिश में भी किसी के साथ कुछ बुरा हो सकता था, तो पूरी की पूरी बात को दबा दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो लोग गायब हुए हैं या तो वो मर चुके होंगे, अगर मरे नहीं हैं तो उनकी हालत ऐसी होती है कि उन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं होगा। जिंदा बचाया नहीं जा सकता उन्हें। लेकिन सवाल तो यही था, वहां होता क्या है? वो कौन है जो उनके साथ ये सब करते हैं? कोई इंसान ही हो सकता है, लेकिन इंसान इतना बेदर्द नहीं हो सकता। इंसान माना किसी से बदला लेने की कोशिश करता होगा, लेकिन जो वहां पर हुआ, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से चाहे जितनी भी घृणा करता हो, ऐसा करने की हिम्मत तो वो नहीं करेगा। ये किसी शैतान का काम था और मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता, लेकिन इतना पता है, घने जंगलों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे दूरी बनाकर रहता है और चाहता है हम भी उनसे दूरी बनाकर रहें। अगर हम ऐसा नहीं करते और उनके इलाके में जाते हैं, फिर हमें उनका सामना करना पड़ता है, और जो उनके सामने आता है उनकी सच्चाई जानता है, शायद वो जिंदा नहीं रहता। आज भी उस सदमे के कारण मैं रात के वक्त सही से सो नहीं पाता। मैं कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा एक बार में सो नहीं सकता। वो सदमे का असर मुझ पर ऐसा हुआ है कि रात को मैं जागता रहता हूँ, और मुझे वो कुंडली का आकार अगर गलती से भी किसी जगह दिख जाए, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मेरे दिमाग पर वो बुरा असर पड़ चुका है जो शायद पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, और अब मैं जंगल में जाने की गलती जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। और आपको भी मैं सतर्क करना चाहता हूं, अगर आपको ऐसे कुंडली के आकार आपके आसपास नजर आने लगे, लकड़ी से बने हुए त्रिभुज नजर आने लगे, तो जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकलो, इससे पहले कि देर हो जाए। हो सकता है उस समय वो आपको देख रहे हों।